जिसे नौकरानी समझा वो निकली ससुराल वालों की असली मालकिन की बेटी। बेहद आलीशान बंगले के हॉल में सोफे पर बैठे हुए धीरज अपने छोटे बेटे राहुल की तरफ एक फाइल और एक बैग बढ़ाता है। जा राहुल, शकुंतला को हिसाब दे आ, और ध्यान रखना हिसाब देते वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी पापा, मैं सब ठीक से संभाल लूंगा। राहुल फाइल और बैग लेकर बाहर निकलता है। बंगले के सामने खड़ी अपनी लग्जरी कार में बैठकर कॉलोनी के बाहर निकल जाता है। कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक गरीब लड़की लक्ष्मी फटे पुराने और मैले कपड़ों में खड़ी है। उसके पास पहुंचते ही राहुल कार की स्पीड स्लो करता है और उसे देखकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। मैं यहाँ आई तो कुछ और काम से थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ रुकने का मकसद दे दिया। अगर तुम ना होते तो मैं कब का यहाँ से जा चुकी होती। राहुल के वहां से जाने के बाद लक्ष्मी झोपड़ी के अंदर आती है और अपने पुराने कपड़ों में छुपा हुआ स्मार्टफोन निकालकर अपनी माँ को फोन लगाती है। मॉम, तुमने जिस काम के लिए यहाँ भेजा था वो काम तो हो ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ से शानदार ऑफिस की कुर्सी में बैठी उसकी माँ शकुंतला उसकी बात सुनती है। सब्र कर लक्ष्मी, कोई ना कोई सुराग तो हाथ लग ही जाएगा। फोन रखकर लक्ष्मी झोपड़ी से बाहर आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी कौन है और अपनी माँ से किस बारे में बात कर रही थी, तो आप ज्यादा मत सोचिए। कुछ ही देर में आपको सब पता चल जाएगा। उसी दिन रात के 12 बजे राहुल की कार लक्ष्मी की झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। राहुल कार से उतरता है और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। लक्ष्मी दरवाजा खोलकर जैसे ही राहुल को दरवाजे के सामने खड़ा देखती है, उसके गले लग जाती है। तभी उसका ध्यान राहुल के उतरे चेहरे पर जाता है। क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? हाँ, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, दुनिया की दुनियादारी छोड़कर मैं तुम्हारे पास आता हूँ, क्योंकि तुम मेरे उदास चेहरे पर मुस्कान ले आती हो। वो दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं जहाँ एक बल्ब की रोशनी है। लक्ष्मी राहुल को चटाई पर बिठाती है और खुद उसके बगल में बैठ जाती है। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन तुम मुझे समझ में आते हो। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, नहीं तो मैं कब का यहाँ से चली जाती। अचानक राहुल लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेता है। एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। आखिर कब तक हम इस तरह डर डर कर मिलते रहेंगे कि किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। लक्ष्मी एक पल के लिए चौंकती है और फिर, ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लक्ष्मी से बात करके राहुल अपनी कार लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह हॉल में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। राहुल थोड़ी हिम्मत जुटाकर गरीब लक्ष्मी से शादी करने की बात कहता है। राहुल की बात सुनकर धीरज गुस्से से चम्मच टेबल पर पटकता है। नहीं, इस घर में कोई गरीब लड़की नहीं आएगी। अरे देवर जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप किसी गरीब लड़की को मेरी देवरानी बनाकर इस घर में ला सकते हो? भैया, ऐसा सोचने से पहले भी एक बार और सोच लेते कि हमारे खानदान की रेपुटेशन क्या है। देख, मैं तुझे साफ साफ कह दे, मेरी छोटी बहू तेरी भाभी की तरह ही अमीर होगी और अमीर खानदान की होगी। कोई गरीब घर की लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। राहुल चुपचाप उसकी बातें सुनता है। वो किसी से बहस नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कौन कितने पानी में है, लेकिन मैं लक्ष्मी से वादा कर चुका हूँ और शादी तो मैं उसी से ही करूंगा। ठीक उसी समय फटे पुराने कपड़े पहने लक्ष्मी अपनी झोपड़ी के अंदर फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। मॉम, मैं यहाँ एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। अपने ऑफिस में बैठी फाइल्स देखते हुए लक्ष्मी से बात करते हुए शकुंतला उसकी बात सुनकर थोड़ी असहज हो जाती है। नहीं, मैंने जिस काम के लिए भेजा था तू वही काम कर और मेरा दामाद मेरी पसंद का ही होगा। मॉम, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है और वो धीरज जी का बेटा है, वही जो आपका कारोबार देखते हैं। जैसे ही शकुंतला धीरज का नाम सुनती है, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। क्या? धीरज का बेटा? तूने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तू उससे शादी कर ले। लक्ष्मी अपनी खुशी जाहिर कर पाती उससे पहले ही राहुल झोपड़ी में आकर उसका हाथ पकड़ता है और चलो मेरे साथ। मॉम, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। लक्ष्मी हड़बड़ाकर अपना फोन छुपाती है और राहुल की तरफ देखती है। कहाँ ले जा रहे हो? देखो, मेरे घर वाले हमारी शादी को ऐसे मान नहीं रहे हैं, तो अब हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। राहुल उसे अपने साथ कार में बिठाकर कोर्ट ले जाता है। शाम होने पर भी राहुल घर नहीं आता। राहुल इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बात से अनजान उसका पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पी रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और राहुल और लक्ष्मी अंदर आते हैं। पूरा परिवार लक्ष्मी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखता है। ये लड़की कौन है और इसने गले में मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? मम्मी, ये लड़की नहीं, गरीब लड़की है और आपकी बहू है। राहुल लक्ष्मी के साथ सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नालायक, मैंने तुझे साफ साफ मना कर दिया था ना कि गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं लक्ष्मी को शादी करके ले आया हूँ। अब ये मेरी पत्नी है। मम्मी पापा आपकी बहू, भाभी आपकी देवरानी
और रूबी तुम्हारी भाभी है। ना तो ये मेरी देवरानी है, ना तो ये मेरी बहू है, ना तो मैं इस गरीब लड़की को अपनी भाभी मानती हूँ। भले ही आप लोग इससे कुछ रिश्ता मत मानो, लेकिन ये मेरी पत्नी है, आप ये बात एक्सेप्ट कर लो। किसी की भी बात की परवाह किए बिना राहुल लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में लाता है। देखो, मैंने अपने घर वालों की मर्जी के बिना तुमसे शादी की है, इसलिए वो तुमसे गुस्सा है, तो उनकी बातों को बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, और तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ सबका दिल जीत लूंगी। बोलते हुए राहुल लक्ष्मी के दोनों हाथ थाम लेता है। हाँ, लेकिन पहले आराम कर लो, तब तक मैं घर वालों से बात करके आता हूँ। राहुल लक्ष्मी को समझाकर अपने घर वालों को समझाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन उसी समय शहर के बाहर फैक्ट्री के पिछले हिस्से में एक दूसरी कहानी चल रही है। फैक्ट्री का बहुत पुराना वर्कर मनोज छुपकर फोन पर बात कर रहा है। मालिक, आप कब तक आओगे? हमारी परेशानी का समाधान कब करोगी? हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर। बस कुछ दिनों की बात है, मेरी बेटी अपना काम कर रही है, बहुत जल्द आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मनोज राहत की सांस लेकर फोन रख देता है और इधर राहुल के बहुत समझाने पर भी उसके घर का सभी सदस्य लक्ष्मी को बहू मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन की सुबह फैक्ट्री जाने के लिए रेडी होकर राहुल लक्ष्मी के साथ हॉल में आता है। ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, वर्कर्स की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तभी धीरज और अमित एक साथ हॉल में आते हैं। अमित बेटा, ऐसे काम करना कि वर्कर्स को समझ में नहीं आना चाहिए कि हम उनकी आवाज दबा रहे हैं या उनका हक मार रहे हैं। पापा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। राहुल और अमित एक साथ घर से निकलते हैं। लक्ष्मी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी सास, नंद और जेठानी वहां आती हैं। ए लड़की, इधर आ। तू ये मत सोचना कि तूने मेरे बेटे से शादी कर ली है तो इस घर की बहू बन गई है। तो गरीब है और इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। एक काम कर, जहाँ गार्डन बहुत गंदा पड़ा हुआ है तो वो साफ कर, और हाँ, पौधों में पीली पत्तियां नहीं बचनी चाहिए, वो भी साफ कर देना। ठीक है पापा जी। लक्ष्मी हॉल से गार्डन में जाती है और घास काटने वाली बड़ी कैंची उठाकर गार्डन की झाड़ियां काटने लगती है। कॉलोनी के ही शोभा और मोहन वहां से गुजरते हुए बंगले के बाहर वाले खुले हुए दरवाजे से अंदर का नजारा देखते हैं। झोपड़ी काटने के बाद लक्ष्मी एक एक करके पौधों से पीले पत्ते तोड़ने लगती है। देखो इस लड़की को कैसे काम में मगन होकर मन लगा कर काम कर रही है। तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम पर चलो। कॉलोनी के बाहर रह रही गरीब लड़की को तो काम मिल गया। पीली पत्तियां तोड़ने के बाद लक्ष्मी लॉन मूवर से पूरी गार्डन की घास काटती है। तभी उसकी सास कोमल गार्डन में आती है और अगर गार्डन साफ हो गया तो कार भी साफ कर देना, धूल मिट्टी बहुत जमा हो रखी है। कॉलोनी का ही शोभा कोमल को इस तरह लक्ष्मी को आदेश देते हुए सुनता और देखता है। कोमल जी ने कॉलोनी के बाहर रहने वाली उस गरीब लड़की को अपने यहाँ नौकरानी बनाकर रख लिया है। कॉलोनी के लोग उसे नौकरानी समझ बैठे हैं। इस बात से अनजान लक्ष्मी अपनी सास की बात मानकर कार धोने लगती है। कुछ और कॉलोनी वाले अपनी छतों और बालकनी से खड़े होकर उसे कार साफ करते हुए देखते हैं। उसके ससुराल वाले उससे अपने हर छोटे बड़े काम करवाने लगते हैं। एक शाम लक्ष्मी के सास ससुर हॉल में बैठे हुए थे। लक्ष्मी उन्हें चाय लाकर देती है। सुबह से शाम हो गई है और अभी तक घर में पोछा नहीं लगा, जल्दी से झाड़ू लगाकर पोछा लगा दे। ठीक है मम्मी जी। लक्ष्मी हॉल में झाड़ू लगाने के बाद बाल्टी में पानी और पोछा लाकर पोछा लगाने लगती है। तभी कॉलोनी की कांति और प्रभा वहां आती है और उससे काम करता देखती हैं। अरे कोमल जी, पूरा मोहल्ला आपस में बातें कर रहा है कि आपने बहुत अच्छी नौकरानी रख ली है। अपने कमरे से अभी अभी हॉल में आई लक्ष्मी की नंद रूबी उनकी बात सुनती है और अरे ये नौकरानी? हाँ, नौकरानी बहुत अच्छी है। लक्ष्मी का ससुर धीरज उसे सच बोलने से रोक देता है। उसी समय साड़ी में छुपाया लक्ष्मी का आईफोन वाइब्रेट करने लगता है। लक्ष्मी जल्दी से फोन निकालती है और स्क्रीन देखती है। मॉम, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ। वो कॉल काट कर फोन वापस साड़ी में छुपा लेती है, लेकिन उसकी नंद रूबी की तेज नजरें उसके महंगे आईफोन को देख लेती हैं। हैं? भैया तो बोल रहे थे ये लड़की गरीब है, तो फिर इसके पास इतना महंगा आईफोन कहाँ से आ गया? पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर बात करने के बाद पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं। उनके जाते ही रूबी लक्ष्मी के पास जाती है। भाभी, तुम तो कह रही थी कि तुम गरीब हो, लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हारे हाथ में महंगा आईफोन देखा। लक्ष्मी साड़ी में छुपाया हुआ आईफोन निकालकर उसे दिखाती है। अच्छा, ये आईफोन? ये आईफोन तो मैं पहले जहाँ काम करती थी उन लोगों ने मेरे काम से खुश होकर मुझे दिया था। झाड़ू पोछा लग गया, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना बोलकर बाल्टी और पोछा एक कोने में रखकर लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाती है। रूबी की बातों को सुनकर उसके मम्मी पापा कोमल और धीरज उसके पास आते हैं। क्या हुआ? नेहा भी वहां पहुंचती है और रूबी उन्हें लक्ष्मी के आईफोन वाली पूरी बात बताती है। दाल में कुछ काला लग रहा है, आने तो देवर जी को, उन्हें सारी बात बताते हैं।
वो सभी बड़ी हॉल में ही बड़ी बेसब्री से राहुल के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही अमित के साथ राहुल फैक्ट्री से घर आता है। हॉल में पहला कदम रखते ही कोमल राहुल के पास जाती है और देख बेटा, तूने अपनी मर्जी से गरीब लड़की से शादी कर ली है, अच्छी बात है। अपनी माँ की बात सुनता हुआ थका राहुल सोफे पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन अभी अभी हमने उसे महंगे फोन के साथ देखा है और वो कह रही है कि जहां वो पहले काम करती थी उसके मालकिन ने दिया था। मुझे तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। अरे मैं पहले ही इतना परेशान हूँ और ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। राहुल उनकी बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चला जाता है। राहुल के चेहरे पर परेशानी देखकर लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाती। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बहन ने इन्हें आईफोन वाली बात बताकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो और इन्होंने उनकी बात पर यकीन कर लिया हो? लक्ष्मी उसे अपना आईफोन दिखाती है। देखो, ये आईफोन मैं जहाँ पहले काम करती थी वहां मिला था मुझे। अरे मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में अभी कोई और बात चल रही है। राहुल प्यार से लक्ष्मी के गाल पर हाथ फेरता है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो ये मत सोचना कि मैं किसी की बातों में आ जाऊंगा बिना कुछ गलत देखे तुम्हें। ठीक उसी समय बाकी का पूरा परिवार कोमल और धीरज के कमरे में इकट्ठा था। हमारा बेटा तो हमारी बातों पर यकीन करेगा नहीं। हाँ, लेकिन हम इस गरीब लड़की को अपने घर में और दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर जल्द से जल्द उसे घर से बाहर निकालने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम है ना, लोगों को लगता है वो हमारी नौकरानी है तो हम उसे नौकरानी ही बनाकर रखेंगे। हाँ मम्मी, आइडिया बहुत अच्छा है। वो भी तो है ही इंसान ही, कब तक सहेगी, एक न एक दिन भाग ही जाएगी। फिर हम जैसी लड़की से राहुल की शादी करवाना चाहते हैं वैसी लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। वो सभी अगले दिन सुबह राहुल और अमित के फैक्ट्री जाने के बाद अपने प्लान पर अमल करना शुरू करते हैं। अमित और राहुल की फैक्ट्री जाने के बाद लक्ष्मी की जेठानी नेहा उसके पास आती है। ए नौकरानी, चल मेरे साथ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। लक्ष्मी अपनी जेठानी के साथ कार में बैठकर शॉपिंग मॉल चली जाती है। नेहा वहाँ खूब खरीदारी करती है और सारे भारी बैग्स लक्ष्मी से उठवाती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों कार से घर वापस आती हैं। नेहा बंगले के बाहर कार रोकती है। लक्ष्मी कार से उतरकर डिक्की से सभी शॉपिंग बैग निकालती है कि उसे ऐसा करते हुए वहां से गुजर रहे शोभा और मोहन देख लेते हैं। बहुत मेहनती नौकरानी है और बात मानती है जरूर, ये लोग काफी ज्यादा पैसे देते होंगे। अरे भैया, हमें धीरज से पूछना चाहिए कि ऐसी नौकरानी उन्हें मिली कहाँ से। आपस में बातें करते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मी सारे बैग लेकर नेहा के साथ उसके कमरे में पहुंच जाती है। तभी नेहा की नजर लक्ष्मी की उंगली पर चमकती हुई हीरे की अंगूठी पर पड़ती है। ए, तू तो कहती थी कि तू गरीब है, लेकिन तेरे पास आईफोन भी है और ये महंगी हीरो की अंगूठी भी। लक्ष्मी सारे बैग रखकर अपने हाथ से अंगूठी छुपाती है और ये अंगूठी नकली है। ये देखो, इसका हीरा नकली लगा हुआ है। भला मुझ गरीब के पास हीरो की अंगूठी कहाँ से आएगी? अंगूठी छुपाकर लक्ष्मी वहां से अपने कमरे में आ जाती है और उसकी जेठानी नेहा तुरंत अपने सास ससुर कोमल और धीरज के कमरे में जाती है। देखो, मुझे तो लग रहा है कि देवर जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कोई बहुत बड़ी शातिर चोरनी है, नहीं तो हीरे की अंगूठी खरीदना कोई आम बात नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बड़ी बहू। हमें उसकी सच्चाई पता लगानी पड़ेगी और अपने बेटे को उसे आगाह करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं वो यहाँ रहकर क्या क्या चोरी करेगी। कमरे में पहुंचकर लक्ष्मी कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी माँ शकुंतला को फोन लगाती है। मॉम, मेरे ससुराल वालों को मुझ पर शक हो गया, अब मैं क्या करूं? तुम अपना काम जल्दी खत्म करो और दामाद जी को सच्चाई बता के उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। अपनी माँ से बात करके लक्ष्मी फोन रख देती है। फिर अगले दिन शाम को जब लक्ष्मी किचन में बर्तन साफ कर रही थी तभी मोहल्ले के रवि और मोहन घर में आते हैं और हॉल में उसके सास ससुर धीरज और कोमल से मिलते हैं। धीरज जी, आपको नौकरानी अच्छी मिल गई, अच्छा सफाई से काम करती है, हमारे लिए भी ऐसी नौकरानी ढूंढ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो इसे ही अपने घर ले जाइए। क्या सच में ले जा सकता हूँ? तभी राहुल और अमित फैक्ट्री से घर आते हैं। कोमल और धीरज उनके लटके हुए चेहरे देखते हैं। हम तुमसे बाद में बात करते हैं, बाद में आना। ठीक है ठीक है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ, आज फिर कुछ गड़बड़ हुई क्या? पापा, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वर्कर्स काम करने को तैयार नहीं है। पापा, हमें वर्कर्स की मांगे मान लेनी चाहिए। वर्कर्स से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान हमें ही होगा। आगे जवाब क्या दोगे? तो चिंता मत कर, तेरा बाप जब अपनी मालकिन को संभाल सकता है तो वर्कर्स क्या चीज है। कल तू मुझे अपने साथ ले चलना। हाँ हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। तभी नेहा और रूबी भी वहां आ जाती हैं। मैं भी साथ चलूंगी और देखूंगी कि किसकी जुबान हमारे सामने खुलती है। धीरज रूबी के पास आता है और उसके कान में लगकर, रूबी, तुम घर पर रहकर उस पर नजर रखना।
अगले दिन रूबी को लक्ष्मी पर नजर रखने के लिए घर पर ही छोड़कर उसके सास ससुर और जेठानी राहुल और अमित के साथ फैक्ट्री चले जाते हैं। लेकिन वो अपने कमरे में अपने फ्रेंड से बात करने में बिजी रहती है। इस बात का फायदा उठाकर लक्ष्मी चुपके से अपनी जेठ जेठानी के कमरे की तलाशी लेती है। वो दराज अलमारी सब चेक करती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है। फिर वो अपने सास ससुर के कमरे की भी तलाशी लेती है। वहां भी उसे वो नहीं मिलता, लेकिन एक तिजोरी मिलती है जिस पर ताला लगा हुआ है। कमरों की तलाशी तो ले ली, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इस तिजोरी में जरूर कुछ हो सकता है। लेकिन तिजोरी की चाबी कहाँ होगी, कैसे मिलेगी मुझे चाबी ढूंढनी होगी। सोचती हुई लक्ष्मी वापस किचन में आकर बर्तन साफ करने लगती है और अभी भी उसकी नंद छत पर खड़ी बात ही कर रही होती है। बर्तन साफ करके लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर चाबी कैसे ढूंढे इस बारे में सोचती है। और फिर शाम को फैक्ट्री से जब सब लोग घर वापस आते हैं तो लक्ष्मी हॉल में सबको पानी देती है। तभी उसकी नजर अपनी सास की कमर पर बंधे चाबियों के गुच्छे पर पड़ती है। मेरी सास के कमरे की चाबी गुच्छे में जरूर तिजोरी की चाबी होगी, और चाबी हासिल करके ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ। फिर अगले दिन जब उसे और रूबी को छोड़कर सब लोग फैक्ट्री चले जाते हैं और रूबी छत पर जाकर अपने फ्रेंड से बात करने लगती है, तब लक्ष्मी गार्डन से लोहे की सरिया लेकर अपने सास ससुर के कमरे में आती है और दरवाजे की कुंडी को वहीं सरिया में फंसाकर तोड़ देती है। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। कुंडी तोड़कर लक्ष्मी सरिया और टूटी हुई कुंडी ले जाकर गार्डन में छुपा देती है और फिर रात के समय हॉल में सब लोगों के साथ खाना खाकर उसके सास ससुर अपने कमरे में जाते हैं। तब दरवाजा बंद करते समय उसकी ससुर टूटी कुंडी देखता है। अरे कुंडी तो टूटी हुई है, ये कैसे टूटी? इस दौरान कोमल बिस्तर के पास जाती है और कमर से चाबी का गुच्छा निकालकर बेड साइड टेबल पर रख देती है। धीरज भी उसके बगल में आकर लेट जाता है। कुंडी जैसे भी टूटी हो कल सही करवानी पड़ेगी। वो दोनों बिना कुंडी लगाई सो जाते हैं और इधर अपने कमरे में अपने सोए हुए पति राहुल के बगल से आंख बंद किए लेटी अपने सभी ससुराल वालों की गहरी नींद में सो जाने का इंतजार कर रही लक्ष्मी रात के 2 बजते ही चुपके से उठती है और दबे पांव अपने सास ससुर के कमरे के पास जाकर दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर घुस जाती है और अपने सास ससुर को गहरी नींद में सोया हुआ देखती है। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। लक्ष्मी धीरे धीरे बेड साइड टेबल के पास जाती है। वहां उसे चाबियों का गुच्छा रखा दिखता है। वो बेहद सावधानी से गुच्छे में से तिजोरी की चाबी निकालकर गुच्छा वहीं रखती है और धीरे से दरवाजा बंद करके चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर राहुल के बगल से लेट जाती है। आज रात एक काम तो हो गया, अब कल ही दूसरा काम हो जाए तो मैं राहुल से अपने बारे में सब सच बता दूं। लक्ष्मी चाबी को तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। अगली सुबह पिछले 2 दिनों की तरह उसके सास ससुर और जेठानी उसके जेठ और पति के साथ फैक्ट्री चले जाते हैं। रूबी लक्ष्मी से अपने सारे कपड़े धुलवाती है और जब वो छत पर जाकर कपड़े फैला रही होती है तभी रूबी भी वहां पहुंच जाती है। भाभी कपड़े अच्छे से फैलाना, कपड़े बहुत महंगे हैं। कपड़े फैलाते समय रूबी लक्ष्मी के गले में चमकता हुआ डायमंड का नेकलेस देख लेती है। भाभी ये डायमंड नेकलेस कहाँ से आया आपके पास? पहले आईफोन, फिर डायमंड रिंग और अब नेकलेस। ननद जी कितनी बार बताऊं आपको कि ये सब नकली है। सड़क से गुजरते हुए शोभा और रवि रूबी को लक्ष्मी को डांटते हुए सुनते हैं, लेकिन उन्हें यही लगता है कि देखो कितनी अच्छी नौकरानी है जो मालिक की डांट भी चुपचाप सुन रही है। और उधर छत पर ठीक है आने दो भैया को, तुम्हारी चोरी की शिकायत करती हूँ। तुम झूठी हो और असली डायमंड को नकली डायमंड बनाकर घूम रही हो, चोरनी कहीं की। जिस समय रूबी लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी, ठीक उसी समय फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स बहुत गुस्से में धीरज, कोमल, राहुल, नेहा और अमित के सामने खड़े हैं। साहब आधी सैलरी में हम काम कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। मालकिन का आदेश है ये, मालकिन का आदेश हमें मानना होगा और हमारा आदेश तुमको मानना होगा। तभी धीरज के फोन पर रूबी का कॉल आता है और वो उसे लक्ष्मी के डायमंड नेकलेस वाली बात बताती है। वर्कर्स का गुस्सा शांत करके जब वो पांचों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और धीरज राहुल से रूबी की कही बात बताता है। राहुल घर से फोन आया था और तेरी बहन रूबी बता रही है कि तेरी पत्नी के पास डायमंड नेकलेस भी है। देख बेटा बात समझ ले, तूने गलत लड़की से शादी कर ली है। मुझे पता है आप सब उसे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। तभी कोमल की कमर से अचानक चाबियों का गुच्छा नीचे गिर जाता है। कोमल नीचे झुककर गुच्छा उठाती है। चाबियों का गुच्छा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, तिजोरी की चाबी! उस लड़की ने अपना काम कर दिया। चलो जल्दी, इससे पहले कि वो चोरी करके घर से भाग जाए। पूरा परिवार घबराकर अपनी गाड़ियों की तरफ भागता है और इधर घर पर रूबी अपने पापा धीरे से बात करने के बाद फिर से अपने फ्रेंड से बात करने में मगन हो जाती है और मौका पाकर लक्ष्मी तुरंत अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और रात में गुच्छे से निकाली हुई चाबी से तिजोरी खोलकर तिजोरी के अंदर रखे कुछ बेहद अहम पेपर्स निकालकर उन्हें ध्यान से देखती है। ये रहे फैक्ट्री के फर्जीवाड़े के सारे सबूत। जिस समय लक्ष्मी वो पेपर्स देख रही होती है उसी समय गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाज आती है। उसके ससुराल वाले अपनी कार से बाहर निकलकर सीधे उसी कमरे में आते हैं और लक्ष्मी को खुली हुई तिजोरी के सामने हाथों में पेपर्स लिए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
देखा, मैं कहती थी ना कि ये लड़की चोरनी है और चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है। अच्छा हुआ हम सही समय पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो वो अपने काम को अंजाम देकर यहाँ से चली गई होती। हाँ, मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया है, लेकिन मैं चोरी करने नहीं आई थी, किसी और काम से आई थी। देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। राहुल, जो अब तक लक्ष्मी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसे तिजोरी के सामने खड़ा देखकर टूट जाता है। देखो, मैं शक तो नहीं करना चाहता, मैंने अपने घर वालों की बातें अनसुनी कर दी, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ क्या वही सच है? कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, और हर बार आंखों देखा सच नहीं होता। कोमल जल्दी से तिजोरी के अंदर चेक करती है, गहने और पैसे वहीं रखे हुए हैं। देखो, इस लड़की ने चुराया कुछ नहीं है, लेकिन इसके हाथ में ये पेपर कैसे? इन पेपर्स में तो फैक्ट्री में किए गए हेरा फेर का सारा हिसाब लिखा हुआ है। धीरज लक्ष्मी के हाथ से वो पेपर्स छीन लेता है। अच्छा, ये इस काम से आई थी यहाँ पर। ए लड़की, तू बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? ये लड़की कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही है, अभी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। कोमल और नेहा लक्ष्मी को भला बुरा कहते हुए धक्के मारते हुए गार्डन के दरवाजे तक ले जाती हैं और उसे बाहर सड़क पर धकेल देती हैं। शोर सुनकर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। और ये लोग अपनी नौकरानी को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? लक्ष्मी को घर से बाहर निकालकर वो दोनों घर के अंदर चली जाती है और फिर धीरज हॉल का दरवाजा बंद कर लेता है। लक्ष्मी वहां से चुपचाप चली जाती है। लक्ष्मी के जाते ही तमाशा देख रहे लोग भी वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन की सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ। देख बेटा, मैं तुझसे पहले ही कह रही थी, तूने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अच्छा हुआ हकीकत समय रहते खुल गई। अब तू हमारी बात मान और जिस लड़की से हम कहेंगे उससे शादी कर लेना। तभी अचानक बहुत सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। कुछ देर बाद हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और दरवाजे से बेहद प्रभावशाली लिबास पहने एम्परर लेडी और प्रोफेशनल बिजनेस वुमन के रूप में शकुंतला अंदर आती है। उसे देखते ही हॉल में बैठे सभी लोग हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। अरे मालकिन, आप यहाँ अचानक कैसे? तभी शकुंतला के ठीक बगल से बेहद महंगे और स्टाइलिश कपड़े और उसी की मैचिंग ज्वेलरी पहने लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती है। और ये चोरनी आपके साथ कैसे है? कारों का बहुत बड़ा काफिला देखकर लक्ष्मी के ससुराल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे, ये कार किसकी है? कौन आया धीरज जी के घर पर? चलो चलकर देखते हैं। लोगों की भीड़ बंगले के दरवाजे पर आ जाती है। ये लड़की मेरी बेटी है। क्या मालकिन, आपकी बेटी? हाँ, आप लोग जो धांधली कर रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे, मजदूरों का हक मार रहे थे, उसका पता लगाने के लिए मैंने उसके सबूत जुटाने के लिए अपनी बेटी को यहाँ भेजा था और उसने अपना काम बखूबी पूरा किया है। क्या? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ के मजदूर पल पल की खबर देते रहते हैं। उस दिन शकुंतला अपने बहुत बड़े और आलीशान बंगले के लिविंग रूम में अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके फैक्ट्री वर्कर्स रामलाल का फोन आता है। मालकिन, यहाँ हालत बहुत खराब है, प्लीज आप आ जाइए, हमें संभालिए। आपने जिन्हें अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी और बंगला सौंपा है वो अब लालची हो गए हैं, वो हमारा हक मार रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। रामलाल की पूरी बात सुनकर शकुंतला फोन रख देती है। क्या बात है मॉम? तुम तो जानती हो कि हमारे बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। हमने दिल्ली का बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी जिसको दे रखी है, मजदूर उन पर धांधली का और उनका हक हड़पने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। देखो, किसी के कहने पर बिना सबूत के मैं किसी पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, तो फिर पुलिस को इन्वॉल्व करो। पुलिस को भी सीधे इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, वो सालों से हमारे वफादार रहे। अगर मैं पुलिस केस करूंगी और बातें झूठ निकली या कोई सबूत नहीं मिला तो हम पर से लोगों का भरोसा टूटेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ते। रामलाल की बात सुनकर मैं कंफ्यूज थी कि क्या करूं और कैसे करूं। फिर मेरी बेटी लक्ष्मी ने मेरी मदद की। आपको पता है कि मुझे स्पाई फिल्म देखने का बहुत शौक है और इन्वेस्टिगेशन करने का भी, तो मैंने ही मॉम से कहा कि मैं यहाँ गरीब बनकर रहूंगी और इन्वेस्टिगेशन करूंगी। फिर मैं गरीब बनकर यहाँ आकर वर्कर्स से पूछताछ करने लगी। इसी दौरान मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल अपनी कार से जब भी फैक्ट्री आता जाता तो लक्ष्मी को झोपड़ी के सामने लोगों से बात करते हुए देखता और लक्ष्मी भी राहुल को देखती। एक दिन फैक्ट्री जाते हुए झोपड़ी से बाहर खड़ी लक्ष्मी को देखकर राहुल कार रोककर उसके पास जाता है। आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा, कौन है आप? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दर दर भटक रही हूँ। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता राहुल लक्ष्मी से बात करता और कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। लक्ष्मी उन लोगों से अपने काम और राहुल के नजदीक आने की हर एक बात बताती है। मुझे जब लगा कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगी तभी राहुल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। उस दिन मैं ऑफिस में बैठी लक्ष्मी और अपने फ्यूचर इन लॉ के बारे में ही सोच रही थी कि तभी शकुंतला उस दिन अपने ऑफिस के कैबिन में दोनों हाथ सिर पर रखे हुए बैठी हुई थी। तभी लक्ष्मी का कॉल आता है और वो
उससे विजय के बेटे राहुल से शादी करने की इच्छा जाहिर करती है। ठीक है लक्ष्मी, तुम राहुल से शादी कर लो, लेकिन प्लान पर कायम रहना। अच्छा मौका मिला है हमें, जो काम के लिए तुम वहां गई हो उसको आसानी से अंजाम पर पहुंचाने का। शकुंतला और लक्ष्मी की कही हर एक बात लक्ष्मी के ससुराल वाले, राहुल और हॉल में आ चुके कॉलोनी वाले और फैक्ट्री वर्कर्स सुनते हैं। अच्छा, इतनी गहरी साजिश रची मालकिन आपने, लेकिन हमारे खिलाफ सबूत कहाँ है आपके पास? पेपर्स तो मैंने छीन लिए थे। मैंने तिजोरी से निकालते ही तुरंत पेपर्स के फोटो क्लिक करके मॉम को भेज दिए थे, और अभी पुलिस आ रही है आपको गिरफ्तार करने के लिए। तभी पुलिस का सायरन की आवाज आती है। कुछ देर बाद पुलिस वाले अंदर आते हैं और राहुल के साथ लक्ष्मी के सभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर, मेरे दामाद को छोड़ दो, बाकी सबको ले जाओ। पुलिस वाले राहुल को छोड़कर सभी लोगों को अपने साथ हॉल में बाहर ले जाने लगते हैं। मालकिन हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे मालकिन। मालकिन, हम मजदूरों को उनके हक का पाई पाई दे देंगे। मालकिन, पुलिस वालों को कहो ना मुझे छोड़ दे, अब नहीं करेंगे। शकुंतला किसी की कोई बात नहीं सुनती और पुलिस वाले उन सबको कॉलोनी वालों की आंखों के सामने पुलिस वैन में बिठा देते हैं। अरे हम जिसे नौकरानी समझ रहे थे वो तो अपने ससुराल वालों की मालकिन की बेटी निकली। जिसे नौकरानी समझा वो निकली ससुराल वालों की असली मालकिन की बेटी। राहुल, शकुंतला और लक्ष्मी बंगले के बाहर आकर पुलिस वैन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी ने अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, वाह। राहुल ये बात सोच ही रहा था कि तभी मुझे सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब आपको पता लगा कि राहुल मेरा बेटा है तो फिर आपने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कैसे ले लिया? मजदूर मुझसे शिकायत तुम्हारी करते थे, तुम्हारे बेटे की नहीं, और वो ये भी कहते थे कि तुम्हारा बेटा अक्सर ईमानदारी से तुम्हारे खिलाफ जाकर उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तुम उसे ऐसा नहीं करने देते। राहुल शकुंतला की बात गौर से सुनने लगता है। और मैं अपने लिए एक ऐसा दामाद ढूंढ रही थी जो ईमानदारी से मेरे बाद मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने में मेरी बेटी का साथ दे सके, और मुझे तुम्हारे बेटे में वो क्वालिटी दिखी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी राहुल से करवाई। शकुंतला की बात खत्म होते ही पुलिस वाले लक्ष्मी के भ्रष्ट ससुराल वालों को वैन में भरकर ले जाते हैं। मालकिन, हमें माफ कर दो मालकिन। तभी लक्ष्मी राहुल के पास आती है। राहुल, मैं तुमसे कहती थी ना कि कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हाँ, उस समय मैं तुम्हें समझ नहीं सका क्योंकि घर वालों की बातों में आ गया था। राहुल लक्ष्मी को गले से लगा लेता है। शकुंतला, लक्ष्मी और राहुल वहां से चले जाते हैं। पूरी कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि जिसे वो लोग नौकरानी समझ रहे थे वो ससुराल वालों की असली मालकिन की बेटी निकली।